जय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। आप सबों ने हमारे इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में देखा कि हमने लगभग 50 प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया, जो कि क्लास 10th के मैथ के चैप्टर वास्तविक संख्या से लिया गया है और ऑब्जेक्टिव गाइड 2026 के टारगेट के सभी क्वेश्चनों को हमने हल करने का प्रयास किया है। तो आइए इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें पार्ट 6 सीरीज में हम 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो देर न करते हुए आइए और हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ 5 है लास्ट में, तो हम 5 से इसे हल करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ 5 एकम 5 एक बार में कटता है 00, फिर 5 एकम 5 एक बार में कट जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर यहाँ लास्ट में 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता और 8 रहता तो ये 2 से कटता। और लास्ट में चूंकि 1 है और इसको अगर हम दोनों को जोड़ के भी देखें तो 1 और 1 मिलके 2 हो रहा है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो इस प्रकार इसे यदि हम 7 से काट कर अगर हम देखते हैं तो यदि हम 7 से काटे तो 7 एकम 7, यानी इसमें से 3 आ जाएगा और इस पर तो फिर 7 चौका 28 और 2 यानी कि 7 तिरिका 21, यानी ये 7 से कट जा रहा है। इस प्रकार यदि फिर इसको अगर हम हल करके देखें तो लगभग 11 से अगर काट के देखें तो 11 एकम 11, इसमें से 3 बचा तो 11 तिहाई 33। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का बात करें तो एक तो 5 होता है, दूसरा इसमें 7 होता है, एक 5 है, दूसरा 7 है और फिर तीसरा 11 है और चौथा 13 है। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या है आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 होता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी है, जिसमें 4 दिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और यहाँ दिया गया है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी इसमें 2 अंकों की संख्या का जिक्र कहा गया है। और इसमें यह भी आपसे पूछा गया है कि कितनी 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 3 से विभाजित हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यदि देखें तो हमारा जो सबसे पहला जो 2 अंकों की संख्या होता है वो 10 होता है, इसके बाद का जो संख्या 11 होता है, इसके बाद 12 होता है, इसके बाद 13 होता है, इसके बाद 14 होता है, इसके बाद 15 होता है और यही सिलसिला आगे बढ़ते जाता है और 99 तक की सभी संख्याओं को हम 2 अंकों का संख्या मानते हैं। इस प्रकार इसमें यदि हम देखें तो 3 से विभाजित होने का बात कहा गया है। तो 3 से विभाजित होने वाली यदि हम पहली 2 अंकों की संख्या को देखें तो 10 में तो 3 से भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि 3 तिरिका 9 होगा और 3 चौका 12। तो यानी हम देख रहे हैं कि पहली जो हमारी 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होने वाली है 12 है। और 12 के बाद यदि इसमें हम 3 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। इस प्रकार यदि सबसे अंतिम संख्या देखा जाए जो 3 से विभाजित होने वाली है तो वो 99 है, यानी 99 है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसे संख्या का सीरीज मिला जिसमें हमने 3 से विभाजित होने वाली शुरू का संख्या, सेकंड संख्या, उसके बाद अंतिम संख्या को भी लिखा। और ये जो सवाल है हमारा एपी के चैप्टर पे गया है। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि यदि यहाँ पर हम इस पहला जो हमारा पद है इसको यदि हम ए मानते हैं तो हमारा पहला पद 12 है। उसके बाद इसमें यदि हम डी का मान निकाल लें, यानी सार्व अंतर, यानी दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटा दें तो डी का मान 3 आ जाता है। और चूंकि यहाँ एनवा पद यानी अंतिम पद भी दिया गया है, तो यानी यदि हम यहाँ एनवा पद यानी अंतिम पद चूंकि हमारा 99 है तो जो हमारा एनवा पद होगा उसे हम 99 मान लेंगे। और यहाँ हम अपने एनवा पद यानी एन बराबर जो हमारा अंतिम पद है उसे हम 99 लेके चल रहे हैं। इस प्रकार हमारे पास एक सूत्र होता है एनवा पद का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र पे इस सवाल के आंसर तक हम पहुंच पाएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा एनवा पद है वो 99 है और हमारा जो प्रथम पद है वो 12 है। और जो हमारा चूंकि एन का तो वैल्यू निकालना ही है हमें, तो एन प्लस 1 जो हमारा होता है
तो n प्लस 1 यहाँ जो सूत्र होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 होता है, a प्लस n माइनस 1 होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अपने इस प्रश्न में कि हमारा जो यहाँ d है, तो यहाँ हम d को लिख देते हैं, और यदि इस 12 को ला के इसमें से घटा दें तो 99 और माइनस 12 अब प्लस में, चूँकि प्लस तो हट ही जाएगा तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ d के मान को भी यदि हम लिख दें तो हमारा जो d का मान है वो 3 है। इस प्रकार हमारा 99 फिर इधर हो जाएगा n माइनस 1, और ये गुना में हमारा 3 है। इस प्रकार यदि घटा दिया जाए तो घटाने के बाद हमें जो जवाब उसका मिलता है वहाँ पर यदि इस 9 में से गया 2 तो यहाँ 7 हो गया, और फिर यहाँ 8 हो गया, यानी 87। अब बराबर में n माइनस 1 और गुना में 3 हो जाता है। यदि 3 इधर आके भाग लगा देता है तो इस 3 से यदि हम इसे काट दें तो 3 दूनी का 6 होता है, और 3 नवा 27 इक्वल टू n माइनस 1, और यही माइनस अगर इधर आता है तो 29 प्लस 1 में बदल जाता है। इस प्रकार n बराबर जो हमारा इस प्रश्न का जो जवाब होता है वो हमारा 30 हो जाता है, और हमारे इस सवाल का जो सही जवाब है वो 30 है। इस प्रकार फिर हम अपने अगले प्रश्न का बात करते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, और यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है, आप यहाँ देख सकते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल का बात कहा गया है, और उनका मौसा 17 है, तो उनका लौसा आपको बताना है कि उनका लौसा क्या होगा। तो इस प्रकार यदि हम इस प्रश्न को देखें तो हमने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था सूत्र कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को ही कहते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर में जो हमारा मौसा होता है, हमारा जो मौसा होता है वो 17 होता है, और जो कि जो लौसा होता है, ये लौसा चूँकि हमें निकालना है, और इस 17 से यदि हम भाग लगा दें, इस 8670 में यदि हम 17 से भाग लगा दें तो 17 5 85 हो जाता है, और इस प्रकार हमारा 1 बचता है, और फिर 17 एकम 17, यानी ये कट जाता है, और ये जो 0 है ये फिर 0 अपने जगह पर यहाँ पे चला जाता है। इस प्रकार हमारे इस जो सवाल का सही जवाब है वो 510 है, और हमारे ऑप्शन डी में 510 दिया गया है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है आप देख सकते हैं दिया गया है 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात आपको बताना है, यानी कि 6 उसके बाद 8 उसके बाद आपको 22, ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं, और इनके लौसा का भी बात किया गया है और मौसा का भी बात किया गया है। तो हम यदि इनके चूँकि लौसा और मौसा दोनों के निकालने की दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, हम यहाँ गुणनखंड विधि से इसे निकालने का प्रयास करते हैं। यदि 6 को लिखें तो इस 6 को अगर हम तोड़ें तो 2 गुने 3 गुने 1 लिख सकते हैं। इस 8 को लिखें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार 2 गुने 11 गुने 1 लिख सकते हैं। तो अब यदि यहाँ पर हम इसे लौसा का बात करें, यदि इसके लौसा का बात करें तो देखिए जो लौसा होता है तो ये कहता है कि पहले संख्याओं को मिलाइए, जो मिले उसे भी, जो ना मिले उसे भी, उन सबको ले लिया जाता है। और हमारा जो लौसा होता है यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं तो 2 2 2 ये तीनों में मिल रहा है। इस प्रकार 1 2 यहाँ ले लेते हैं। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 1 1 1 यदि लिया जाए, 1 1 ले या ना ले कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ले लेते हैं तो 1 1 भी मिल रहा है। और यहाँ देखें तो 3 तो मिल ही नहीं रहा है, फिर भी इस 3 को यहाँ हम लेंगे। फिर भी यहाँ देखा जाए 3 ही ले लिए, फिर यहाँ 2 भी नहीं मिल रहा है, दोनों 2 नहीं मिल रहा है तो फिर भी 2 यहाँ आ जाएगा। फिर यदि 11 भी यहाँ नहीं मिल रहा है तो 11 भी हमारा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार हम
इसे अगर गुना करें तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 दूनी का 12, अब 12 दूना 24, यानी कि यहाँ आ जाता है आपको 24 गुना में 11। इस प्रकार यदि इसे हम गुना करें तो 11 चौक 44 का 4 80 बचा 4, 11 दोनों 22 4 26। इस प्रकार इस प्रश्न का जो जवाब होता है 64 होता है। फिर यदि हम इसके मौसा का बात करें तो जो हमारा मौसा होता है, मौसा कहता है कि पहले मिलाइए, जो सब में मिले उसे ही लिया जाता है। इस प्रकार इसका जो मौसा होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है, और एक भी मिल रहा है तो यदि गुना भी कर देते हैं तो हमारा 2 ही आता है आंसर। और इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का जो जवाब आपसे पूछा गया है कि लौसा और मौसा का आपको अनुपात बताना है, और लौसा और मौसा का जो अनुपात होगा यानी लौसा, यानी पहले आपको लिखना है लौसा, उसके बाद अनुपात लगा के आपको लिखना है मौसा। तो जो हमारा लौसा है वो 264 है, और जो मौसा है वो 2 है। और इनको यदि काट दिया जाए तो काटने के बाद, इन्हें यदि काट दिया जाए तो काटने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसे आप देख सकते हैं कि अगर इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए और यहाँ हम देख रहे हैं इसे काटें तो ये तो हमारा 1 हो जाता है, 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी 132:1 होता है। इस प्रकार हमारे जो इस प्रश्न का जो सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारी प्रश्नों को हल किया जा रहा है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो एक एक प्रश्नों को आप सीख सकते हैं। फिर हम अपने अगले प्रश्न पे बात करते हैं, और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो यदि हम देखें यहाँ तो जो हमारा 96 है इसे हम यदि 2 से काटें तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, फिर 2 से ले जाए तो 12 दूनी का 24, फिर 2 से ले जाए 6 दूना 12, फिर 2 से यदि जाए तो 3 मरतबा ये कट जाता है। और चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा 96 इक्वल टू 2 गुने 2 यानी 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 आ रहा है, 2 3 4 1 और 2 आ रहा है, और 1 3 आ रहा है। यानी यदि इसे लिखे तो 2 का पावर 5 और गुने 3 का पावर, चूँकि एक ही है 3 है, 3 का पावर 1 हो जा रहा है। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर यदि हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो जो अगला प्रश्न है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, यानी परिमेय भी बनाना है और उसका लघुत्तम यानी छोटा रूप लिखना है। तो आप देख सकते हैं ये 0.3 के ऊपर रेकरिंग, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यदि किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग हो तो उसको हल करते समय हम लोग उसके बट्टा में 9 लगाते हैं, और यदि कटे तो इसे काट देते हैं। इस प्रकार 1/3 हो जाता है, और इसका जो लघुत्तम रूप होगा, छोटा रूप होगा, परिमेय रूप होगा 1/3 होगा। इसी प्रकार हम अपने अगले प्रश्न पे यदि बढ़ते हैं तो दिया गया है 7 + 3√2। 7 + 3√2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ दिया जाए तो वे अपरिमेय संख्या ही होती हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को यदि गुना कर दिया जाए तो ये अपरिमेय संख्या ही होती हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय को घटा दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो हमेशा अपरिमेय ही होती हैं। इस प्रकार हमारे इस जो प्रश्न का जो जवाब हुआ ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या ही होंगी। यदि हम अपने अगले प्रश्न का बात करें और जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, यानी आपको यहाँ बताना है कौन परिमेय है। तो आप जानते हैं परिमेय हम उसे कहते हैं जो रूट से बाहर निकल जाती हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलती हैं उसे हम अपरिमेय कहते हैं। तो यदि रूट 5 का बात किया जाए तो ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय होगा। यदि 2√3 का बात करें तो इसमें भी रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय ही होगा। इसमें रूट 5 ही बाहर नहीं आएगा तो ये भी अपरिमेय ही होगा। इस प्रकार हम यदि इस 16 का बात करें तो 16 को हम चाहें तो 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार 4 हमारा बाहर आता है और हमारे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या आपको बताना है कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं आती हैं।
इस प्रकार यदि हम देखें तो 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद आपको आ गया 3 ना, 0 के बाद 1, 1 के बाद अगर हम लगातार संख्या का पहले बात करते हैं तो यहाँ 2 ले लेंगे, उसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, 6, ऐसा करते 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 हमें चलना है कहाँ तक, आपको 50 तक लेकर चलना है। ये भी हमारा एपी के मॉडल पे हल होगा। और यदि हम यहाँ देखें तो 0 तो चूँकि सम संख्या में आती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 हमारा विषम संख्या हो गया, 3 भी विषम संख्या हो गया, 5 भी विषम संख्या होगा। इस प्रकार 50 के बीच कह रहा है, नहीं 50 से पहले तक यदि हम ले तो 49 हमारा विषम संख्या होता है। और यहाँ जो हमारा पहला पद है आप देख सकते हैं कि 1 होता है। फिर यदि हमारा इसका सार्वंतर का बात करें d तो 3 - 1 यानी इस प्रकार इसका वैल्यू 2 हो जाता है। और अंतिम पद का बात करें, nवां पद का जो बात हम करते हैं तो सबसे अंतिम पद जो है हमारा 49 दिया गया है। इस प्रकार यदि हम इसके सूत्र का बात करें तो an बराबर जो होता है हमारा a + n - 1 इंटू डी होता है। और यहाँ जो है इसका वैल्यू 49 हो गया। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं तो a का मान हमारा 1 + n, तो n का जो वैल्यू है तो n तो निकालना ही है हमें, n - 1 इंटू डी। और d का जो वैल्यू है हमारा जो d का वैल्यू है ये कितना आया है आपका, यहाँ 2 आया है तो इसको 2 लिख देते हैं। इस प्रकार यदि ये 1 जाके इसमें अगर घट जाता है तो 48 में से यदि 1 हम घटा देंगे, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 इंटू n - 1 गुने 2। और इस 2 से यदि इसे हम काट दें तो 24 मरतबा ही कटता है, 24 हो जाता है। इस प्रकार हम देखें तो 24 बराबर n - 1 और यही जाके इधर अगर आके जुट जाता है तो 24 1 ये 25 कर देता है इसे। इस प्रकार हमारा जो n का वैल्यू 25 आया। और 0 और 50 के बीच, 0 और 50 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की जो संख्या है 25 है। इस प्रकार हम अपने अगले प्रश्न का बात करते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है 5, 15 और 20 यानी कि 5 है, 15 है और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, यानी यहाँ भी आपको लौसा और मौसा का अनुपात ही बताना है। तो इस प्रकार हम यदि इस 5 को देखें और इस 5 का खंड करें तो 1 गुने इसे हम 5 लिख सकते हैं। यदि इस 15 को देखें तो 1 गुने 3 गुने इसे 5 लिख सकते हैं। और यदि इस 20 को देखें तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि इसके मौसा का हम बात करें तो इसके जो मौसा का हम बात करते हैं तो चूँकि मौसा कहता है कि सब में पहले मिलाना है आपको। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब में यदि देखा जाए तो 1 1 तो आ रहा है तो 1 ले लेंगे। और यदि 5 5 तो चूँकि तीनों में 5 ही मिले, इस प्रकार 5 यानी हमारा इसका जो मौसा होगा 5 ही होगा। और यदि इसके लौसा का हम बात करें तो जो इसका लौसा होगा पहले तो जो सब में मिले तो 1 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और देखिए यहाँ 3 तो मिल ही नहीं रहा है, 3 भी यहाँ ले लेंगे। यहाँ 2 ये भी नहीं मिल रहा है तो इस 2 को भी यहाँ हम ले लेंगे। इस प्रकार 5 3 15 दूनी का 30 दूनी का 60 आ जा रहा है। और चूँकि लौसा हमारा 60 आ गया, इस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि लौसा और मौसा का अनुपात आपको बताना है। तो एक साइड लौसा आ गया और दूसरा साइड मौसा आ गया। इस प्रकार जो हमारा लौसा है, इस प्रकार जो हमारा लौसा आया 60 और अनुपात जो मौसा आया वो 5 आया। और इसे यदि हम काट दें तो 5 × 5 और 12 × 5 60। इस प्रकार 12:1 हमें प्राप्त हो रहा है। और आज का हमारा यही प्रश्न था। इसी प्रकार हम आपके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।